अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? भावुक नहीं हुई है, बताइए क्या है। देखिए, शुरू से मिडिल क्लास के होने के कारण शुरू से गरीबी में पले बड़े। के पीए ने कहा कि फाइल पहुंचा दी जाएगी, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं, क्या डीएम साहब आपको युवाओं को आप युवा को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते? अगर देखना चाहते हैं तो क्या आपके पास अभी तक फाइलें नहीं पहुंची, और अगर पहुंच गई तो क्या आपको नहीं लगता है कि फॉरबिसगंज के युवा के पास आकर के आपको डीएम साहब को और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो इनकी मासूमियत को देख करके और उनके द्वारा कार्य किया गया को देख करके उनको नहीं लगता कि दूरी बनाते हुए ही उनको इस गांव में आना चाहिए? और तो यह जो आप देख रहे हैं यह एक ग्रामीण इलाका है और बिहार के अररिया जिला के फारबिसगंज अनुमंडल का एक छोटा सा गांव। शायद यहाँ के जनप्रतिनिधियों को यहाँ आने की फुर्सत नहीं होगी और शायद अररिया जिला के प्रशासन को इन गलियों के बारे में पता भी नहीं होगा, परंतु इन्हीं छोटी सी गलियों के में रहने वाले एक इंसान ने, एक मैट्रिक पास लड़के ने देश के लिए वह कुछ कर दिखाया जो शायद काबिले तारीफ है। और देश ही नहीं विश्व में ऐसे क्षमता वाले युवा बहुत कम ही नजर आते हैं, परंतु देखना यह होता है कि इन छोटी सी गलियों में रहने वाले युवाओं को कौन कितना सहयोग करता है और कौन उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रसन्नजन कुमार की। यह वह लड़का है जो बिहार के अररिया जिला के छोटे से गांव का रहने वाला है और इस तरीके की झुग्गियों में वो आज रहता है, मैट्रिक पास है और अपनी जीवन यापन मजदूरी करके 500 रुपए डेली के हिसाब से कमा कर करता है। तो मैं बात कर रहा था अररिया के फॉरबिसगंज के एक छोटे से गांव में रहने वाले पुरंजन कुमार की। यह वह युवा है जिन्होंने अपने दम पर अपने परिवार की मदद से देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरने की कोशिश की जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। यह युवा 500 रुपए रोज में मजदूरी करता था, जिसे भी आने वाले पिछले 7-8 महीने से छोड़कर देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को लगा दिया था। यह युवा अपने परिवार के 4 बहन और 2 भाई को साथ में रखते हुए, माता पिता को साथ में रखते हुए देश के सुरक्षा के लिए ऐसा करने का सोचा जो एक छोटे से शहर के युवाओं के लिए, या फिर यूं कह लें कि बड़े शहर के युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, जब आपके घर में बच्चों की पढ़ाई रुक जाए और जब आपके घर के थाली में 2 सब्जी की जगह सिर्फ नमक आ जाए, उस समय आपकी हर प्रेरणा, आपकी हर मेहनत कहीं ना कहीं रोक दी जाती है, क्योंकि घर में एक रोजी रोटी चलानी होती है और देखना होता है कि कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे घर में खाना बनेगा। परंतु जो जोश होता है वो जोश को थमने नहीं दिया गया पुरंजन कुमार के द्वारा, और उसी का परिणाम है कि आज देश की सुरक्षा के लिए एक छोटे से गांव के लड़के ने एक हेलीकॉप्टर का निर्माण कर दिया। यूं कह लें कि यह हेलीकॉप्टर आने वाले समय में देश के लिए क्या करेगा और नहीं करेगा, इसका अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, परंतु इतना जरूर कह सकते हैं कि एक गांव के युवा ने अगर इतना कुछ कर दिया तो फिर यूं समझ लें कि जिन युवाओं को हर तरीके से सपोर्ट मिलता हो, हर तरीके से आगे बढ़ने के लिए मदद मिलती हो, तो फिर वह युवा क्या कुछ नहीं कर सकते। जब मैं बात कर रहा था इस हेलीकॉप्टर के निर्माता से, तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत लोगों से बात की। मैंने कहा कि क्या आपने अपने जनप्रतिनिधि से बात की? तो उन्होंने कहा कि हमने सांसद अररिया से बात तो की, परंतु उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमने विधायक फारबिसगंज से बात तो की, परंतु उनके तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया और वह मिलने नहीं आए, वह चीज़ों को देखने नहीं आए। यह तो बात हो गई जनप्रतिनिधियों की। अब बात करते हैं सरकार के सबसे बड़े अंग ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें प्रशासन आता है। जिला के सबसे पहले नागरिक कहलाने वाले जिला प्रशासन, जिसमें डीएम साहब आते हैं। मैंने कहा इनसे कि क्या आपने डीएम साहब से बात की है? तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब के पास भी बात पहुंची थी, फाइलें पहुंची थी, परंतु डीएम साहब का भी अभी तक कोई जवाब नहीं है। हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि यह वही डीएम है अररिया जिला में जो आईएएस हैं,
यूपीएससी को पास करके आते हैं और उनको यह ट्रेनिंग में बताई जाती है कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। युवा जब आगे बढ़ेंगे तभी जाकर कोई देश, राज्य, जिला, प्रखंड आगे बढ़ सकता है। परंतु क्या पिछले 7 महीने में जिला प्रशासन में एक भी तरीके से, किसी भी तरीके से आवाज़ नहीं पहुंची क्या? इन्होंने कहा कि फाइलें पहुंचाई गई थी, एक बार ये खुद भी गए थे, परंतु वहाँ के पीए, डीएम साहब के पीए ने कहा कि फाइल पहुंचा दी जाएगी। परंतु मैं यह जानना चाहता हूं, क्या डीएम साहब आपको युवाओं को आप युवा को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते? अगर देखना चाहते हैं तो क्या आपके पास अभी तक फाइलें नहीं पहुंची? और अगर पहुंच गई तो क्या आपको नहीं लगता है कि फॉरबिसगंज के युवा के पास आकर के आपको मिलना चाहिए? मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे आएँ और आप बताएं मुझको कि क्या कैसे हुआ। अब हमारे पास पुरंजन कुमार हैं जो अब हमें बताएंगे कि उन्होंने कैसा हेलीकॉप्टर बनाया, क्या किया और नहीं किया। तो पुरंजन, आप सबसे पहले बताएं कि आपको ये आइडिया कैसे आया बनाने का? ये आइडिया छोटे मोटे पार्ट्स और मोटर बाइक, इलेक्ट्रॉनिक ये काम करते थे, जैसे नाइट ड्यूटी ये काम करते थे। इसी प्रकार से करते करते उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात आया कि ये सब करने से हमको कोई लाभ या देश सुरक्षा के काम नहीं आ सकता है, जिसके कारण और मैं न्यूज देखता था जिसमें कि हमारे सारे जवान चिंतित थे कि वो शहीद होते हुए नजर आते थे, लेकिन उसी के बदौलत ये सोच करके इसका डिप्रेशन आया और मैं तैयार करना इसका स्टार्ट किया। तो पुरंजन, आप मुझे बताएं कि ये किस तरीके से, इसमें अगर आप छोटे मोटे पार्ट्स के बारे में बताएं, क्योंकि मैं उतना नहीं समझ पाऊंगा सारी चीज़ों को, क्योंकि ये मैकेनिकल जोन की चीज़ है, एरोनॉटिकल जोन की चीज़ है। फिर भी आप इसमें ये जो मोटर का इस्तेमाल किए हैं, ये पंप है शायद, क्या है? मोटर है। ये मोटर है। ये मोटर आपने किस चीज़ का प्रयोग में लाया है? ये मैन ब्लेड जो नचाया जाएगा, मैन फोकस, वो उसी के लिए 2 इंजन है, जो कि एक आ रहे हैं, एक बैठ गए हैं। अच्छा, और ये चेन आपने क्या चीज का इस्तेमाल किया है? ये चेन पहले मैंने ट्रायल किया था इसको, हाँ। जो कि ट्रायल के बाद मेरा सारा सिस्टम चल रहा था, हाँ। उसके बाद मैंने खोल दिया इसको, तब जा करके ये इंजन को दोनों भाग में बांट करके वही इंजन से इसको फाइनल देने वाले हैं। और ये जो आपने बेसिकली इसका जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, जो आप इसने इसका रूपरेखा तैयार की है, ये पूरा कैसे आपने इसका जो ये होता है लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीजें, वो आपने कैसे किया है? ये देखिए कि सबसे पहले मैं स्केच बनाया उसके पास, ठीक है। 5 स्केच में से एक स्केच हमको समझ में आया, जो कि इसका लंबाई चौड़ाई और इसका जो डिसाइड है कि ये बराबर संतुलन में रहे और वेट ज़्यादा नहीं हो, इसी कारण से सब कुछ देखते हुए इसको तैयार किया गया है। तो क्या आपने कभी इस चीज, आपका ये गांव कौन सा हुआ? चौरापड़ा। आपके यहाँ के मुखिया कौन है? पप्पू मंडल। पप्पू मंडल। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मुखिया ने क्या आपको इसके लिए सपोर्ट किया? नहीं किया। क्या आप उनके पास गए थे? उसके पास 10 बार गए थे जी, जो कि 20 बार कॉल भी किए थे, वो समय दे करके नहीं आए। तो आप देखिए, जिस गांव के आप रहने वाले हैं, उस गांव के मुखिया ही आपको सपोर्ट नहीं करते। क्या आप और किसी के पास जाने की कोशिश किए? इसके बाद मैंने एमपी के पास गए, एमपी अररिया गए जी, 4 बार पेट्रोल खर्च करके गए जी, और बैठे वहाँ 1.5 घंटा, लेकिन सुनवाई नहीं किया, वो रिस्पॉन्स लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। एमपी साहब भी इनकी बात नहीं सुन रहे थे। और उसके बाद विधायक के पास गए, विधायक फारबिसगंज, 10 बार जाने पर वो भी रिस्पॉन्स नहीं लिए, बोला नहीं ठीक है, ये कर रहे तो और खुशी की बात है, लेकिन उसके पास कुछ सपोर्ट नहीं मिलने के कारण हम उसके पास जाना छोड़ दिए और खुद को मजदूरी कर करके फिर इसमें लग गए। तो क्या आपने विधायक जी, सांसद साहब या फिर अपने मुखिया जी के पास में क्या आपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी बात की थी? हाँ, बात की थी, लेकिन नहीं सुनवाई की। कहीं सुनवाई नहीं हुई। क्या वो लोग एक बार भी आपके पास आकर के आपका मॉडल देखने को तैयार हुए? नहीं, कोई भी एक बार भी नहीं आया? एक बार भी नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जरा, ये तो हो गए जनप्रतिनिधि साइड की। क्या आप कभी प्रशासन की तरफ जाने की सोचे थे? प्रशासन के कहीं थाना में एक बार गए, थाना में बोला गया तो बोला नहीं, आगे बात करनी पड़ी जी। तो आगे के लिए मैंने फाइल जमा किया वहाँ पे। तो कहाँ पे आपने जमा किया? अररिया डीएम साहब के? डीएम साहब के यहाँ। तो उसके बाद मैंने देखा कि 1 महीने हो गए, सुनवा नहीं किए, 6 महीने के बाद भी सुनवा नहीं किए, तो छोड़ दिया मैंने जाना। देखिए, कहा जाता है कि कलेक्टर साहब अगर चाह लें तो जिला में बहुत कुछ बदल सकता है। तो क्या कलेक्टर साहब यह नहीं चाहते कि जिला के युवा आगे बढ़ें? क्या कलेक्टर साहब यह नहीं चाहते थे कि जिला के
ऐसे युवा जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहते हैं और देश की सुरक्षा के लिए, मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं, तो एक बार उनका आकर मनोबल बढ़ाया जाए। ठीक है, डीएम साहब से हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर सकते, लेकिन डीएम साहब से हम मनोबल की बात जरूर कर सकते थे। और किसी के पास आप जाने की कोशिश की या फिर गए? क्या आपने किसी को कभी मेल किया? तो ये सारा आईडी चलाते थे मैं जी, सबको मेल किया गया, एमडी साहब को भी मेल किया गया, सबको कर दिए। उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हम समझे ये जाने का को मतलब नहीं बनता है। तो मैंने इस काम को शुरू किया और किसी के पास जाने का प्रति नहीं सोचा। तो आप दिहाड़ी कितना कमाते थे? 500 रुपया। 500 रुपया। मैं आपके अभी पिताजी से बात कर रहा था और आपके पिताजी कहे कि आपके इस काम के चलते आपकी चारों बहनों की पढ़ाई भी रुक गई है। वो सोच कर कि कभी दुख होता है कि बच्चों की, बहनों की पढ़ाई रुक गई? दुख तो होता है, लेकिन मजबूरन जो मेरा उत्साह है और जो देश के प्रति काम करने का, वो सबसे मैंने इम्पोर्टेंट रखता है, जो कि आगे चल के देश का भविष्य में काम आए और भारत माँ का सुरक्षा कर सके। क्या आपने इस चीज़ को लेकर के कभी अपने पिता के साथ कोई बातचीत हुई होगी? पिता कहे होंगे कि रुक जाओ, मत करो, छोड़ दो। कई बार छोड़ने की कोशिश आया तो मैंने हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने बोला इसको बना करके ही दम दूंगा, जो कि देश के प्रति हमको एक घर परिवार के चलते एक दुखी रहे को मतलब नहीं है, लेकिन संसार भारत माँ के चलते अगर हम अपना टैलेंट छोड़ देंगे तो हमको गर्व महसूस नहीं होगा, क्योंकि कायरता हम में हो जाएगा। एक बात बताइए, आपके नज़र में देशभक्ति की परिभाषा क्या है? देशभक्ति मैंने शुरू से जो जिस तिरंगे के बात करते हैं उस पर मैं शुरू से इज्जत करता रहा और उसी से मेरा हिम्मत बढ़ रहा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके नज़र में देशभक्ति की परिभाषा क्या है? इसका पूछने का तात्पर्य यह है कि देश में अभी बहुत एक नैरेटिव चला है कि यह देशद्रोही है, यह देशद्रोही है, किसी आधार पर तय किया जाता है कि यह देशद्रोही है तथा कथित तौर पे। आपका क्या परिभाषा, आप कैसे देखते हैं? मैंने इस प्रोजेक्ट के चलते और जो स्टार्ट किए थे उसके संबंधित मैंने न्यूज देखा करता था, जो कि न्यूज में हमको ये पता चलता था कि हमें इंडिया में बदलाव 10 साल से आगे क्या हुआ है और 10 साल के बाद क्या था, और उसी परिभाषा ले करके चिंतित रहता था, जिसके कारण जो कि हम इस हेलीकॉप्टर का निर्माण करने में सक्षम हो पाए। आप आने वाले समय में अपने आप को इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से कैसे देखते हैं? आप तो क्या सोचते हैं? आगे ये हो सकता है कि देश का अहम पॉइंट ये रहेगा कि मेरे जवान जो बॉर्डर सुरक्षा कर्मी हैं वो सबको इससे मदद मिल पाएगा, जो कि ये एक अपाची 2 का निर्माण करने जा रहे हैं, जो कि इसका स्मारक क्षमता है करीब ये हवा में रह करके 3 घंटे तक ये मार कर सकते हैं, जो कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम रहेगा। आपको लगता है कि क्या आप इस हेलीकॉप्टर को बनाने के बाद अगर इसका ट्रायल सही हो जाता है और ये सफल हो जाते हैं आप इस चीज़ में, तो क्या आपको लगता है कि आपके इस घर का मतलब घर में जो रोशनी है, घर में जो अभी चीज़ें हैं वो बदलेंगी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो पाएगी, आपके घर की ज़िंदगी अच्छी हो पाएगी? तो इसी के लिए जो हम कर रहे हैं, परिवार के लिए प्लस देश के लिए भी, ये अगर हम सक्षम कर पाए तो मेरा परिवार के लिए भी ठीक होगा और देश के लिए भी ठीक होगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कि आपका ये हेलीकॉप्टर बनाने के बाद किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, प्रोत्साहन नहीं मिलता और आपका ये हेलीकॉप्टर बना का बना रहेगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो आप कैसे उभरेंगे इससे? इसको तत्काल के लिए स्टॉप किया जाएगा, जो मजदूरी कर रहे थे उस पर फोकस दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या मतलब आप इसको तत्काल के लिए रोकेंगे या परमानेंट रोक देंगे? तत्काल के लिए रोकेंगे। उसके आगे का क्या होगा, कैसे होगा? उसके आगे अगर सपोर्ट नहीं मिलने के कारण तो हम इसको मजदूरी करके प्लस घर भी चलाएंगे और इसको भी बनाने का प्रक्रिया चालू करेंगे। तो और बनाएंगे इसके बाद आप? आपके घर वाले आपके साथ रहेंगे इन चीज़ों में अगर आपको प्रोत्साहन नहीं मिलता है? देखिए, कुछ तो परिस्थिति देख करके बिछड़ जाएगी, यही मेरी फोकस है। देखिए कि किस तरीके से एक युवा अपने परिवार की खुशी को छोड़कर देश की रक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। परंतु दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि किसी जनप्रतिनिधि
किसी नेता, किसी प्रशासन के पदाधिकारी को इतना समय नहीं कि यहाँ आकर यह इन युवा का प्रोत्साहन कर सके, इनको मनोबल दे सके और यह जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है उस दिन इसको उड़ाने की सोच रहे हैं, उसके लिए कुछ तैयारी करा सके। मान लेता हूँ कि कोरोना काल चल रहा है और हर आदमी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपनी दूरी बना करके, दूसरों से दूरी बना करके, अपनी सुरक्षा रखते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। तो क्या डीएम साहब को और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो इनकी मासूमियत को देख करके और उनके द्वारा कार्य किया गया को देख करके उनको नहीं लगता कि दूरी बनाते हुए ही उनको इस गांव में आना चाहिए और इन युवा से, इस युवा से पूछना चाहिए कि बेटा तुमने क्या किया, तुम्हारे इस कार्य के पीछे क्या सीख रही, तुमको क्या ऐसी चीज थी जो तुमको हिम्मत प्रदान कर रही थी, और इन चीजों का जायजा लेकर के इन चीजों को ऊपर तक पहुंचाना चाहिए। कहा जाता है कि डीएम साहब ही अगर चाहे तो बात को ऊपर लेवल तक पहुंचाते हैं और जाकर प्रशासन के मदद से सरकार बातों को सुनती है और फिर तय करती है कि क्या कैसे किया जा सकता है। परंतु अफसोस की बात यह है कि कल ही 15 अगस्त है और आज तक अररिया के डीएम श्री प्रशांत कुमार सीएच साहब को समय नहीं मिल पाया कि वह आकर देखें कि इस युवा ने अपनी जिला में कितना बड़ा काम कर दिया। यह समझ लीजिए कि हर चीजों के लिए बहुत से पदाधिकारियों के पास समय तो होता है, परंतु जब बात आती है युवाओं को आगे बढ़ाने की तो बात बड़ी बड़ी की तो जाती है, परंतु जब उसको जमीनी स्तर पर लाना होता है तो सब नदारद नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि जो अभी विधानसभा का चुनाव होना है उस समय युवाओं की हिस्सेदारी सबसे बड़ी हिस्सेदारी समझ करके सामने आएगी। जब चुनाव आएगा तो हर जनप्रतिनिधि युवाओं की बात करेंगे, परंतु इस युवा की बात कोई नहीं करेगा क्योंकि इस युवा में टैलेंट है और यह कुछ कर गुजरने की सोच रखा था और यह अपने हर जनप्रतिनिधि और प्रशासन के पास गया था। आप यह समझिए कि जब युवा देश को आगे ले जाने के लिए आगे आते हैं तो वह जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही इन युवाओं को पीछे कर दिया जाता है, जो जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि हम आज भी उस गद्दी में। मैं बस इतना ही चाहूंगा कि जो जनप्रतिनिधि या प्रशासन अभी तक इस युवा के पास नहीं आ पाए और पुरंजन से बात नहीं कर पाए, इनकी मदद नहीं कर पाए, तो एक बार जरूर पहुंचे ताकि इस युवा को मनोबल मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा और यह देश के लिए कुछ और करने की सोच सकेंगे। पुरंजन, आप कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से ताकि आपकी बात और भी लोगों तक पहुंचे? इसमें अभी तक तो नहीं आए थे, अगर इस पर रिस्पॉन्स नहीं लिया गया तो हम ये जान करके छोड़ देंगे कि ये इंडिया के लिए बहुत शर्म की बात होगी कि जो हम भारत माँ के सुरक्षा में लगे रहते हैं उसका इज्जत नहीं कर पाए, जो कि सबसे अहम रखता है कि इसके जरिए हमारे भारत माँ को सुरक्षा मिल सके। आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? भावुक नहीं होइए, बताइए क्या है। देखिए, शुरू से मिडिल क्लास के होने के कारण शुरू से गरीबी में पले बड़े,